नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तरकाशी आपदा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव और राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 16 शवों को रिकवर किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। लगातार बचाव और राहत के दल लगातार काम कर रहे हैं और इसमें कश्मीर से भी टीम आ गई है। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, साथ ही में जिला प्रशासन की टीम भी लगातार इसमें जुटी हुई है। सारे लोग रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक 16 बॉडी रिकवर्ड हो चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ये बहुत ही दुखद घटना है और एम्बुलेंस के आने से जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है वो बहुत ही सभी परिवारों में हताहत हुए हैं, जिनकी दुखद इसमें मृत्यु हुई है। सभी के लिए बहुत कष्ट का समय है। ऐसे समय में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि अपने अपने स्तर से जो भी हो सकता है करें और बचाव और राहत कार्य में जो सहयोग हो सकता है सभी करें। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं और मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार संपर्क में सभी लोगों से हैं। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सभी के जो बचाव के काम है वो तेजी से हों और जो खोज है वो। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार सुबह नैनीताल पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह 10:55 पर कैला खान हेलीपैड नैनीताल पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गवरियाल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह में पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता की। दोपहर 12 बजे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने वर्चुअली प्रतिभाग किया। इसके बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं बीजेपी ने हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता ने जनप्रतिनिधियों पर विकास के लिए दबाव बनाया हुआ है, इसलिए गैर भाजपा से चुने गए प्रतिनिधि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने राजन सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि 6 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया गया है। हरिद्वार के अंदर अनेकों विकास खंडों में निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि वहाँ की जनता ने वहाँ के जनप्रतिनिधियों पे पूरी तरह विकास के लिए एक दबाव बनाया हुआ है। उसके ही रिजल्ट हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सारे बीडीसी मेंबर आ रहे हैं और ऐसा मुझे महसूस होता है कि वहाँ की जनता के प्रभाव से, वहाँ की जनता के दबाव से लोग दलों को। पौड़ी बस हादसे में मारे गए लोगों का आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। बस हादसे में हरिद्वार के लालढांग और उसके आसपास के 16 लोग मौत के मुंह में समा गए। मृतकों के परिवार अपनों को खोने के बाद बेसुध हालत में है। ये सभी लोग बारात में शामिल होने लालढांग से पौड़ी के टांडा गांव जा रहे थे। बस मेरा भाई है, सबसे पहले मेरे पापा की तरह मेरा जीजा है, दोनों मेरा भतीजा चल बोला अब क्या करें हम। यार मेरे आगे में किला लगा टिपड़ा किला दिलवा जाऊं जिसकी यहाँ शादी थी उनकी माता जी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है और काफ़ी गरीब परिवार है, ये मैंने खुद देखा है। और ये मानकर चलिए कि एज ए जिलाधिकारी मैं आश्वस्त मैंने इनके परिवार को भी किया है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि घर की रोजी रोटी
लालकुआं में पिछले 2.5 महीने से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वहीं सेंचुरी पेपर मिल के आंदोलित श्रमिकों और उनके सैकड़ों समर्थकों ने धरना स्थल से गौला रोड रेलवे क्रॉसिंग तक जोरदार नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला और धरना स्थल पर सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। होता है और यहाँ पर जो संजय वाजपेयी हैं जो विबुद्धि जिनके अंदर भरी हुई है, रावण रूपी अहंकार जिनके ऊपर भरा हुआ है, उनका हमने आज यहाँ पर पुतला दहन किया है। 71 दिन हो गए हैं और 10वां दिन आज आमरण अनशन का है। पुनीत हमारे जोशी जी यहाँ पर श्रमिक जो है वो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। हमारी मांग एक ही है कि आप हमारे जो स्थानीय लोग हैं जिनने 10-12 साल आपके टाइम ऑफिस में गुजार दिए हैं, आप उनको परमानेंट करिए और अगर उनको परमानेंट करिए और साथ में जो गंदा नाला आपने बाहर रखा है यहाँ पर, जिसकी आप एक वन विभाग की त्रुटि बना करके हमेशा राजनीति करते हो कि कहते हो वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है। आपने परमिशन मांगी कब वन विभाग से? आप उस बंदे नाले को भूमिगत करिए। सेंचुरी मिल के खिलाफ तो पिछली बार जो भर्ती में नहीं इनको रखा गया और इनको उस भर्ती से अलग कर दिया गया है। उन युवा साथियों के साथ जो लोग यहाँ पर 71 दिन से घर में बैठे हैं और जिसमें कि 10 दिन के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इन्होंने एक पुतला दहन कार्यक्रम रखा है। जैसे कि आपको जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में आज रावण का दहन हो रहा है, उसी तरीके से प्रबंधक और जो मैनेजमेंट है इनके पुतले जलाए गए हैं और आज जो हम लोग इनको समर्थन देने के लिए यहाँ सभी लोग जनप्रतिनिधि और सभी समर्थक पार्टियाँ अपनी तरफ से दे रही है। तो हम ये युवाओं के साथ हैं जो यहाँ के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो जिनको इनको हटा दिया है। तो इसी में हम ये कार्यक्रम है। आज से जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ये आज से बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रहेगा आंदोलन। और मैंने पहले भी आया था, पहले भी कहा था कि मैं इन बेरोजगार युवाओं के साथ में हूँ और इसे कंधे से कंधे मिला के इनके साथ चलूँगा। जब तक इनकी लड़ाई पूरी नहीं होती तब तक इनके साथ हूँ। ये प्रगतिशील एकता मंच, प्रगतिशील एकता केंद्र लगातार इन लोगों के साथ रहा है। जो भी आमरण अनशन 10 दिन से चल रहा है, हम लोग भागीदारी कर रहे हैं इसमें। और दूसरा हमारा ये मानना है कि जो भी आंदोलन है वो महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। तो आज से ये आगाज हो चुका है कि महिलाएं इस आंदोलन में शिरकत करना शुरू कर रही हैं और ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो रही है। और इस आंदोलन को और धार देने की जरूरत बनती है। जहाँ जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, यहाँ की न्यायप्रिय जनता है, वो इस आंदोलन को भागीदारी करे, सहयोग करे और लगातार जो सेंचुरी मैनेजमेंट है उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। जिन लोगों ने अपनी 10 साल जवानी के 10 साल उसमें खटाए हैं फैक्ट्री के अंदर, उस जवानी के 10 सालों को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी चलाई है और उनको एज फैक्ट का वो करके उनको निरस्त कर दिया जा रहा है। उनको बार बार यही कहा जा रहा है कि ठेके पे रखेंगे। तो हमारी मांग यही है कि उनको स्थायी किया जाए। अगर स्थायी नहीं करते हैं तो ये आंदोलन और तेज होगा। और लगातार प्रगतिशील महिला एकता केंद्र लगातार इस आंदोलन के साथ है और इस आंदोलन को तेज करने की मुहिम में हम लगातार इनके साथ हैं। हमारी यही मांग है कि मजदूरों को स्थायी किया। लालकुआं स्थित सेंचुरी पेपर मिल से कुशल श्रमिकों को बाहर करने के बाद आंदोलन कर रहे श्रमिकों को समर्थन देने पूर्व बीजेपी विधायक नवीन दुमका पहुंचे। उन्होंने श्रमिकों के अनशन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि मिल प्रबंधन को कुशल श्रमिकों को वापस लेना होगा, नहीं तो श्रमिकों के साथ मिलकर वे भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नवीन दुमका ने कहा कि पिछले 70 दिनों में मिल से निकाले गए कुशल श्रमिकों को ऐसे समय पर बेरोजगार किया गया है जब उनके परिवार को नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लिहाजा सेंचुरी पेपर मिल को अपने अड़ियल रवैये को पीछे छोड़कर उन्हें हर हाल में लेना होगा, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। के अंदर 8-10 साल से काम कर रहे ITI पास लड़कों के समूह का ये धरना यहाँ पर आज 71 दिन इसको हो चुके हैं। आमरण अनशन को भी 10 दिन हो चुके हैं और चौथा आंदोलनकारी आमरण अनशन पर आज बैठा हुआ है। मैं और हमारे बहुत सारे साथी ट्रेड यूनियन सेक्टर के आदरणीय DN सियाल जी, किसान नेता आदरणीय NK कपिल जी, जनप्रतिनिधि आदरणीय शंकर जी, बिपिन जोशी जी और बहुत सारे लोग अभी आके चले गए। और सरकाता क्षेत्र के नेता, मजदूर क्षेत्र के दूसरे अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे लोग आज इनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं।
और मैं भी आज 10 बजे से 4 बजे तक इनके समर्थन में बैठा हूँ, कल भी बैठूँगा और बहुत सारे लोग बैठने वाले हैं। हमारा विषय, इनका विषय एक ही है कि पिछली बार जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तय हुआ कि इनके वर्ग के लोगों को स्थायी किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट ने जब स्थायी करने का समय आया तो इनके साथ 35 वर्ष की उम्र सीमा लगा दी और ट्रेड का विषय रख दिया कि कौन कौन सा ट्रेड लेंगे, किसको नहीं लेंगे। ये निश्चित रूप से एक अनावश्यक, अन्यायपूर्ण और मनमानी का तरीका था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और हम सब इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा मैनेजमेंट से आपके चैनल के मार्फत भी अनुरोध है कि सार्वजनिक रूप से यही बता दें कि 35 साल की उम्र सीमा किसके कहने पर, किसके आदेश से की और अपनी जिद पर की है, तो जिद चलती नहीं, जिद को ठीक करना चाहिए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन माल्टा के पास बुधवार की मध्य रात्रि एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। कार में कुल 4 लोग सवार थे। रुड़की के कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाबिर पाक का सालाना उर्स शुरू हो गया है। इस उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। इसी के चलते कल पाकिस्तान में लगभग 190 जायरीन रुड़की पहुंच रहे हैं, जो कलियर के साबरी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। पाकिस्तान से जायरीन पहुंचने पर बम निरोधक दस्ता भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते आज बम निरोधक दस्ते के प्रभारी ललित मोहन के नेतृत्व में टीम कलियर पहुंची और दरगाह से लेकर गेस्ट हाउस तक चेकिंग अभियान चलाया। ऐसा है, दरगाह क्षेत्र में आज ही नहीं, पहले भी निरीक्षण हो रहा है। पहले काफ़ी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और समय समय पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर चेकिंग हो रही है। दरगाह परिसर में अंदर और बाहर जितने भी क्षेत्र है, जो मेन जगह है, वहाँ भी चेकिंग की गई और बाहर जहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए हैं, रह रहे हैं, आना जाना हो रहा है, हर जगह चेकिंग की जा रही है। जो भी लावारिस सामान है, इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, इसकी निरंतर चेकिंग की जा रही है। वीआईपी गेस्ट हाउस जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, अदर कंट्रीज की साइड में आ रहे हैं, तो उसमें उसके चारों ओर अंदर सब बाहर चेकिंग कर दी गई है। वहीं कोटद्वार बीरोखाल ब्लॉक के सिमड़ी गांव के निकट बारातियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बेस अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से सभी घायलों की जानकारी भी ली। बॉडी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है। कॉर्बेट प्रशासन ने अब कॉर्बेट पार्क के लोगों की कॉपी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉपीराइट के तहत अब कार्रवाई होगी। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लोगों का कई लोग निजी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट प्रशासन ने अब इन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आपको बता दें कि कड़ा रुख अपना लिया है। साथ ही अब लोगों का इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बातें हमारे संज्ञान में आई हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो लोगो है, इसका प्रयोग कई सारे अलग वेबसाइट्स पर और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस दिशा में हमने अप्लाई कर दिया है कॉपीराइट के लिए और बहुत जल्दी हमें लोगों का कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसी संस्थाओं को फिर नियमानुसार नोटिस भेजे जाएंगे कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी वेबसाइट से या अपने प्रोडक्ट से कॉर्बेट के लोगों को हटाना सुनिश्चित करें और इस संबंध में बहुत कड़ी कार्रवाई। दुर्गा पूजा महोत्सव यात्रा गान के बगैर अधूरा है।
लोक कला का स्वरूप बंगाली बाहुल्य अंचलों में दुर्गा पूजा सहित विभिन्न पूजा व सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर देखा जा सकता है। बांग्ला संस्कृति और लोक कला का जिक्र आते ही यात्रा गान, आपको बता दें कि यात्रा गान का मंच और उस पर अलग अलग वेशभूषाओं में विभिन्न पात्रों को जीवंत करके कलाकार याद आ जाते हैं। यात्रा गान को बंगाली संस्कृति पर दर्पण कहा जा सकता है। आपको बता दें कि बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों में दुर्गा पूजा अनुष्ठानों में से इस लोक कला का दर्शन किया जा सकता है। इस दौरान यात्रा गान के कलाकारों के द्वारा कहा गया है कि यात्रा गान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान चैतन्य महाप्रभु की गायन शैली से हुआ है। तो जो है ये तो बहुत पुराने बात है। ये जो है आज जो है 500 से 510 साल हो गया है। ये यात्रा हमारा 510 साल पुराना है। ये तो उस टाइम से जो है हमारा ये बंगाली एक कल्चर है, ये बंगाली कल्चर है। इससे जो है समाज का सुधार भी होता है। आजकल जैसे समाज में चल रहा है, हर घर घर में जिस हिसाब से एक वो चल रहा है, उसमें से ये लोगों को शिक्षा मिलता है। उस शिक्षा से मिलने से जो है आम जनता जो है घर के जो है बच्चे छोटे से लेके बड़े जब होते हैं उनको भी शिक्षा मिलता है। आगे जाके उनको जो है काफ़ी वो मिलता है ताकि अच्छे उनको संस्कार मिले। ये यात्रा सुनने के बाद, देखने के बाद उसको उसके तरफ जो है वो संस्कार उसका जो है अच्छा ही होता है। इसको रोकने के लिए इनको जो है थोड़ा जो है प्रोसेस इसको घर घर में समझाना पड़ेगा इनको कि आप भी आओ, इसमें बंगला के साथ जोड़ना पड़ेगा इनको। आजकल जो है ज़्यादा हिंदी में चल रहा है, हमारे बंगाली समाज भी जो हिंदी में ज़्यादा चल रहा है, तो हिंदी से जो है उनको बंगला का जो है कल्चर जो है उनके अंदर डालना पड़ेगा। वो धीरे धीरे जो है वो आ जाएगा इसमें सुनने के लिए। आज तो सुन रहा है। जैसे हम जहाँ जितने भी प्रोग्राम है इससे पहले किया है, जो है नव युवक जो है वो भी हमारे साथ बैठ के सुना है, तो धीरे धीरे वो भी आ रहा है, तो एकदम से नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, हम लोग बंगाल से आए हैं, पश्चिम बंगाल से। तो हमारा बांग्ला में जो संस्कृति है हमारा उधर तो ठीक ठाक है, थोड़ा अभी कम हो रहा है। हम लोग आया है इधर बांग्ला संस्कृति को फिर जगाना है। हमारा जो सांस्कृतिक है वो अभी धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या वो थोड़ा आगे जाए। इसलिए हम लोग हर ज़िला में, हर कंट्री में जाता है कि हमारा संस्कृति फिर आगे जाए। सबको हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो सांस्कृतिक है, हमारा जो अनुष्ठान है वो देखें, आप लोग ठीक से देखें तो समझ में आएगा। अगर थोड़ा देख के चला जाएगा तो नहीं आएगा, पूरा देखना होगा, फिर हमारा सांस्कृतिक आगे जाएगा। सबको पास यही हमारा विनती है कि आप लोग देखें हमारा ये बांग्ला संस्कृति। इधर में जितना बंगाली है सब बंगाली ठीक से हमारा प्रोग्राम देखें। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लालढांग गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पौड़ी में बस हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि परिवार की आजीविका चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मदद करेगा। कि ये जो घटना हुई है इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए, और जैसा कि पता लगा है करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है, तो मैं समझता हूं कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी उनकी माताजी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई, और बड़ा गमगीन और दुखद माहौल है और काफ़ी गरीब परिवार है, ये मैंने खुद देखा है। और ये मान कर चलिए कि एज ए जिलाधिकारी मैं आश्वस्त मैंने इनके परिवार को भी किया है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इनकी मैंने शैक्षणिक योग्यता वगैरह ये भी पूछी है। अभी ये माहौल नहीं है कि इनसे हम कुछ और बात करें। मैंने इनसे कहा है कि आप जो भी अंतिम संस्कार और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करके 5-6 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं,
तो इनको मैं कलेक्ट्रेट बुलाऊंगा और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि घर की रोजी रोटी अच्छे ढंग से चलेगी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुमाऊं मंडल के जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के कई जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी आशंका है। ऐसे में विभाग ने कुमाऊं मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुमाऊं मंडल से सटे गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 अक्टूबर को राज्य के रुद्रप्रयाग, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के कई जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में विभाग ने कुमाऊं मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।